दोस्तों, क्या आपने कभी स्लेवरी का नाम सुना है? इसका सिंपल सा मतलब है गुलामी। और ये स्लेवरी वर्ड एशियन टाइम के लिए बहुत फेमस है। ये बात तो आपको पता ही होगी कि लोग हमेशा से ही गुलाम नहीं थे। हजारों साल पहले जब आदिवासियों का समय था तो लोग उस टाइम पूरी तरह से सेल्फ डिपेंडेंट थे। रहने और जानवरों से बचने के लिए उनको घर बनाना आता था। खाने का इंतजाम करने के लिए वो शिकार करना जानते थे एंड लगभग हर उस चीज की उनको जानकारी थी जो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। फिर ऐसे ही टाइम आगे बीतता गया। अब लोगों के मन में यहाँ पर थोड़ा लालच आना शुरू हो गया। कुछ लोग जो बलशाली होते या जिनके पास लोग ज्यादा होते, वो दूसरे लोगों को अपना खौफ दिखाकर उनको बंधक बनाने लगे ताकि वो अपनी जरूरतों का सारा काम उनसे करवा सकें। वो घंटों तक उनसे काम करवाते, अपने हिसाब से उनको खाना देते और अगर कोई लगकर काम नहीं करता तो उनको बहुत पनिश किया जाता। देन यहीं से फिर स्लेवरी कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। मतलब यहाँ पर आम लोग को एक इंसान नहीं बल्कि औजार की नजर से देखा जाने लगा। फिर अगेन धीरे धीरे टाइम बदला और मॉडर्न एरा आता गया एंड यहाँ पर कुछ फ्रीडम फाइटर्स आए जिन्होंने इस गुलामी का जमकर विरोध किया और तब तक विरोध करते रहे जब तक ये पूरी तरह से खत्म नहीं हो गई, जिससे आखिरकार इस स्लेवरी से लोगों को छुटकारा मिल पाया। फिर इसके बाद शुरुआत होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की। यहाँ पर जो बड़े बड़े बिजनेसमैन या उद्योगपति थे उनको भी यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज या कारखानों में काम करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ रही थी। पर क्योंकि स्लेवरी सिस्टम तो खत्म हो गया था तो वो गुलाम नहीं बना सकते थे किसी को, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम का एक अलग ही सोल्यूशन निकाल लिया। वो लोगों को अपना काम करने के बदले कुछ अमाउंट देने का वादा करने लगे और कहा कि जिसकी काम में जितनी ज्यादा काबिलियत होगी उसको उतना ही ज्यादा अमाउंट दिया जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट कानूनी तौर पर एकदम लीगल था क्योंकि यहाँ पर लोगों को काम करने के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा था। तो लोग भी एक के बाद एक उनकी फैक्ट्रीज में जुड़ते चले गए और तब से लेकर अब तक ये कॉन्सेप्ट ऐसे ही चलता आ रहा है। अब भी एक आम इंसान एक जॉब को लगभग 30 से 40 साल दे देता है, जिसमें आए दिन उसको अपने बॉस से डांट खानी पड़ती है, उनकी मर्जी मुताबिक काम करना पड़ता है और जब वो बुढ़ापे तक पहुंचते हैं तो ना तो उनके पास पहले जैसी एनर्जी बचती, न टाइम और ना ही उतना पैसा। इसको आप मॉडर्न स्लेवरी भी कह सकते हो एंड इसमें प्राइम टारगेट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के लोग होते हैं, क्योंकि अगर आप एक जॉब के अंदर 30 से 40 साल भी दे रहे हो तब भी आपके बच्चों को अपने करियर की शुरुआत बिल्कुल जीरो से करनी पड़ेगी और वो भी इतने साल लगाकर उसी पोजीशन पर आएगा जहां आप हो। वहीं जिस कंपनी में आप जॉब करते हो उसके मालिक के बच्चों को तो कुछ झेलना ही नहीं पड़ेगा। उनको उनके डैड का बना बनाया काम मिल जाएगा जिसे फ्यूचर में वो और आगे लेकर जाएंगे और कई गुना तक अर्निंग बढ़ा लेंगे। तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पर अपने बच्चों का नहीं, अपने मालिक के बच्चों का करियर बनाते हो। अच्छा, अब आप ये कहोगे कि भाई मैंने तो कई लोगों से ये भी कहते सुना है कि यार मुझे तो बहुत पसंद है मेरी जॉब, ये मुझे बहुत मजा आता है अपनी जॉब करने में। तो देखो, उनके ऐसा कहने के पीछे 3 रीजंस हो सकते हैं। पहला तो यह है कि जिस जॉब को वो कर रहा है वही उसका पैशन है या उसके बचपन का सपना है कि वो यही काम करे। दूसरा, उनको काम में तो उतना मजा नहीं आ रहा पर उनको सैलरी अच्छी मिल रही है। एंड तीसरा और एक डार्क ट्रूथ, ना तो उनको काम में मजा आ रहा और ना ही वो सैलरी से अपनी सेटिस्फाइड हैं, पर वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं क्योंकि वो आपको भी इसमें धकेलना चाहते हैं। एंड इस तरह से एक आम इंसान अपनी सारी इच्छाएं दबाकर एक रैट रेस में फंस जाता है। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हमें इस ट्रैप में फंसाने के लिए एक जॉब ही जिम्मेदार है? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जॉब के अलावा भी कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपको एक ही जगह पर रोके रखते हैं और कुछ तो ऐसे हैं जिनकी आपको भनक तक नहीं है, पर इनडायरेक्टली वो अपना काम कर रहे होते हैं और आपको कुछ हटकर सोचने नहीं देते। मैं अभी आपको ये प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगर आपने आज की इस वीडियो को पूरा देखा तो आगे आपको इस ट्रैप में फंसने के कई ऐसे रीजंस जानने मिलेंगे जो आपको खुद सोच में डाल देंगे। आप जान पाओगे कि एक्चुअल में ये भी रीजंस हैं जो आपको इस ट्रैप में फंसा कर रखे हुए हैं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो जाए, बट जो बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं वो आप तक जरूर पहुंचे, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो चलिए बिना ज्यादा और टाइम लगाए अब सीधा पॉइंट्स पर आते हैं। सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। आपने एक गेम खेला होगा जिसका सिम्स नाम है। खेला भी ना हो तो आपने नाम तो जरूर सुना होगा। इस गेम की कई सीरीज अवेलेबल है। इसका कॉन्सेप्ट यह है कि यहाँ पर आप वर्चुअली कैसी भी लाइफ क्रिएट कर सकते हो, अपनी मर्जी से घर बना सकते हो, बाकी लोगों को लीड कर सकते हो, अपना खुद का कोई बिजनेस खड़ा कर सकते हो, यहाँ तक कि इस गेम के अंदर आप देश की इकोनॉमी तक बढ़ा सकते हो। मतलब कि इस गेम में जो भी आपकी ड्रीम लाइफ है उसको आप वर्चुअली पूरा कर सकते हो और उसको फुल एंजॉय कर सकते हो। अब इस गेम के जो क्रिएटर हैं विल राइट, उनसे जब इस गेम को बनाने का रीजन पूछा गया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं इस गेम के थ्रू लोगों को वो हैप्पीनेस देना चाहता हूँ जो लोग रियल लाइफ में नहीं देख पाते, क्योंकि रियल लाइफ में लोगों के पास अपना खुद का कंट्रोल नहीं होता। यहाँ पर इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं कि हम चाहकर भी अपना हर सपना पूरा ही नहीं कर पाते। डेफिनेटली यहाँ पर उनका इशारा सोशल कल्चर और सोसाइटी की तरफ था।
यहाँ पर हम खुद क्या करना चाहते हैं इससे किसी को कोई मतलब नहीं है। बट जो भी लोग आपको कंट्रोल कर रहे हैं उन्हें आपसे क्या करवाना है बस उनको इससे मतलब है, क्योंकि वो जो चाहते हैं वो तभी सच हो सकता है जब आप उनके प्रोसेस से निकल कर जाओ। इसीलिए हम पर शुरू से ही ये प्रेशर बनाया जाता है कि तुझको इसी फील्ड में जाना है या यही करियर पकड़ना है, जिसके चलते अगर हम कुछ अलग करने की सोचते भी हैं तो हमारे मन में यही डर बैठने लगता है कि यार फैमिली वाले क्या कहेंगे, मोहल्ले के अंदर मेरी क्या इज्जत रह जाएगी, या अगर हिम्मत करके कुछ कर भी लिया और फेल हो गया तो लोग तो मेरी इज्जत उछाल देंगे। एंड यही होता है हमारा सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। देखो आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि हमारे पेरेंट्स या सोसाइटी वाले शर्मा जी का जो दौर था वो हमारे इस मॉडर्न दौर से बहुत ज्यादा अलग था। उस टाइम में ज्यादा पैसा कमाने के लिए काफी कम रास्ते थे, बट आज तो इतने रास्ते हैं कि आप तो रास्तों में ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो सोसाइटी का तो आप छोड़ ही दो, क्योंकि वो सिर्फ 4 दिन बातें बनाएंगे और फिर भूल जाएंगे। आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की जरूरत है कि आपका इस चीज में इंटरेस्ट है और इस फील्ड में अगर आप जाओगे तो आप ज्यादा कामयाब हो पाओगे। एंड यकीन मानना आपके पेरेंट्स कन्विंस हो भी जाएंगे, लेकिन तब जब उस फील्ड से प्रॉफिट बनते हुए वो अपनी आंखों से देख लेंगे। आप खुद सोचोगे जितने भी आज बड़े बड़े कामयाब यूट्यूबर्स हैं, क्या आपको लगता है कि उनके पेरेंट्स ने उनसे खुद ये बोला होगा कि बेटा तो यूट्यूबर बन जा? ऑब्वियसली नहीं, बट उन्होंने यूट्यूब को एज अ साइड हसल पकड़ा और यहाँ से पैसा कमा कर दिखाया। तब जाकर पेरेंट्स ने कंसिडर किया कि हाँ ये भी एक करियर ऑप्शन है। अच्छा, अब आपका एक सवाल ये हो सकता है कि भाई हमारे पेरेंट्स ने तो हमें फ्रीडम दी हुई है और मुझे तो काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट काम करना क्या है मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। तो इसके लिए अब आपके पास प्लान बी है। एक बार के लिए ये छोड़ दो कि आप क्या करना चाहते हो और आपके पेरेंट्स आपसे क्या चाहते हैं। तीसरे पर्सपेक्टिव से ये देखो कि ज्यादा स्कोप कहाँ है और ज्यादा अपॉर्चुनिटीज किधर है। हो सकता है कि जिन चीजों में आप जाना चाह रहे हो उसमें ऑलरेडी बहुत कंपटीशन हो और जिस चीज को लेकर आप डाउट में हो वहां और ज्यादा अच्छा आप कर जाओ। तो जल्दबाजी में किसी भी करियर में घुसने की बजाय अगर इनफ टाइम आप चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए दोगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। लिमिटेड गोल्स एंड टारगेट्स। अगर आप ऐसी एक सोसाइटी में रह रहे हो जहां पर सभी लोग एक रैट रेस में हैं, तो कहीं ना कहीं इससे आपकी थिंकिंग पर भी काफी असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसे माहौल से आपकी सोच एक लिमिटेड दायरे में आ जाती है और मन में बस यही रहता है कि यार बस इतना हो जाए तो लाइफ सेट है। कई लोगों से आपने खुद ये सुना होगा कि भाई ये एग्जाम क्रैक कर लो फिर तो पक्का सिलेक्शन हो जाएगा, इस जगह पर जॉब लग जाए तो करियर सेट ही समझो, या कैसे भी करके बस अपना घर खरीद लूं और कुछ नहीं चाहिए। बुरा मत मानना, बट हो सकता है कि ऐसे ही कुछ सोच शायद आपकी भी हो। लेकिन देखो दिक्कत यहाँ पर क्या है, अगर हम चीजों को लेकर इस तरह की सोच रखते हैं तो ऑटोमेटिकली ही हम एक नैरो माइंडेड पर्सन बन जाते हैं। एक ऐसा नैरो माइंडेड पर्सन जिसका गोल सिर्फ मैं, मेरा और मेरे तक ही सीमित हो। मैं यानी कि मैं जो सोचता हूँ वही रियलिटी है या वही होगा। मेरा यानी कि जो भी काम मैं कर रहा हूँ उससे बस मेरा फायदा हो जाए, एंड मेरे यानी कि मेरे इस काम को करने से मेरे घर वाले खुश रहें और सोसाइटी कोई सवाल न करे। यही वो मेन रीजन है कि हम चाहकर भी कुछ बड़ा अचीव कर ही नहीं पाते। एंड अगर आपको यकीन नहीं है तो जाकर उन लोग को देखो जो ऑलरेडी वो हैं जो आप बनना चाहते हो, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप खुद सोचकर देखो कि जितने भी कामयाब लोग हैं क्या उनकी सोच भी मैं, मेरा और मेरे तक ही सीमित है? ऐसा आपको कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि इन्होंने नैरो नहीं बल्कि ब्रॉड माइंडसेट अपनाया था। वो अच्छे से जानते थे कि वो जिस भी फील्ड में हैं उसमें और ग्रो करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीके हैं। एंड इसके लिए उन्हें खुद की नहीं बल्कि लोगों की नीड पूरी करनी है। और हम यहाँ सिर्फ इस चीज से डर रहे होते हैं कि अगर हमारा एक प्लान फेल हो गया तो क्या ही हो जाएगा, तो अब इससे डील कैसे करें? तो देखो इसका बहुत ही सिंपल सा सोल्यूशन है। पहले तो आप इस लिमिटेड टारगेट को ब्रेक करो कि बस ये मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। आपके पास भी बाकी लोगों की तरह एक क्रिएटिव माइंड है जिससे आप जो चाहे वो पा सकते हो और जैसा चाहे वैसा बन सकते हो। बस आपको उस इंसान की स्ट्रैटेजीज को समझना है जिसकी तरह आप बनना चाहते हो। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर मुकेश अंबानी को लूं तो आपको पता है कि उनके पास मल्टीपल कंपनीज हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि वो हर कंपनी का सारा काम खुद ही करते हैं, उन्होंने अलग अलग सेक्शंस को पकड़कर उन्हें ऑटोमेट कर रखा है। तो इस पर आप रिसर्च करो कि वो लोग ऐसा कर कैसे पा रहे हैं और कैसे आप इन आइडियाज को अपनी फील्ड में जोड़ सकते हो। देखो सोसाइटी अगर आपकी बहुत ज्यादा हाई लेवल वाली नहीं है तो इसको तो हम बदल नहीं सकते और ये पॉसिबल भी नहीं है, बट हम अपने आसपास में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का माहौल जरूर क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे? इसके लिए आप मेरी खुद की स्ट्रैटेजी अपना सकते हो। आसिम जिहान ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। जब आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाओगे और मेरी फॉलोइंग देखोगे तो आपको सिर्फ वो पेजेस ही दिखाई देंगे जो मेरी फील्ड से रिलेटेड है, जिनकी हर पोस्ट मुझे कुछ ना कुछ नया सिखा रही है।
और कुछ पेजेस तो उसमें ऐसे भी हैं जहां से कुछ कंटेंट आइडियाज भी मुझे मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही हाल मेरे यूट्यूब चैनल का भी है। यहाँ भी मैंने ऐसे ही लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है जो कुछ वैल्यू दे रहे हैं मुझे, ये लाइफ में ग्रो होने के लिए कुछ नया सिखा रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास कई बुक्स हैं और कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जिनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है। एंड इन सारी चीज़ों को मिलाकर मैं इस तरह की सोच रख पाता हूँ और बड़ी चीज़ें अचीव कर पाता हूँ। इसलिए अगर आप लोअर मिडिल क्लास सोसाइटी से भी हो तो अपनी थिंकिंग नैरो मत रखो। लाइफ में एक जगह पर आकर आप अटक मत जाओ। गोल्स भले ही आप छोटे छोटे सेट करो बट टारगेट बड़ा रखो। जेंडर डिस्पैरिटीज। अभी कुछ टाइम पहले मेरे पड़ोस में कुछ ऐसा हुआ है जो मुझे तो सुनने में बड़ा अजीब लगा। मेरे पड़ोस में एक अंकल हैं जिनके 2 बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़की जो है वो लड़के से सिर्फ 2 साल छोटी है। अब हुआ कुछ यूँ था, दोनों बच्चों ने अपनी पढ़ाई एक साथ शुरू की, स्कूल साथ में पूरा किया और कॉलेज के अंदर जाकर उन्होंने टीचिंग लाइन पकड़ ली। अब इसके लिए उनको यहाँ पर बीएड भी करनी थी जिसमें 2 साल और लगते। तो जब तक उन्होंने अपनी बीएड कंप्लीट की तब तक उनका लड़का 24 साल का हो गया था और लड़की 22 साल की। पर अनफॉर्चुनेटली जब उन्होंने फाइनल एग्जाम्स दिए तो दोनों की ही बैक आ गई। अब कायदे से तो अगर उन दोनों की टीचर बनने की ही इच्छा थी तो डेफिनेटली उनको एक एक मौका और देना चाहिए था, लेकिन उनके डैड ने ऐसा किया नहीं। उन्होंने मौका सिर्फ लड़के को दिया और लड़की को घर पर बैठा दिया, क्योंकि उनके मन में ये था कि ये तो ऑलरेडी 22 की हो गई है और 1-2 साल में तो इसकी वैसे ही शादी हो जाएगी, तो अब इसे पढ़ाने का क्या ही फायदा है। अब इसके ठीक 2 साल बाद उनका बेटा तो एग्जाम क्रैक करके टीचर बन गया और बेटी की शादी हो गई। उसने अपने ससुराल जाकर भी उन लोगों से काफ़ी रिक्वेस्ट की। उसने कहा कि टीचर बनना मेरा बचपन का सपना है, प्लीज़ मुझे पढ़ाई कंटिन्यू करने दें। लेकिन उन लोगों ने ये कहकर मना कर दिया कि बहू को इस तरह हम घर से बाहर नहीं भेज सकते, और वैसे भी लड़का तो कमा ही रहा है, तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है। वो लड़का जो आज एक टीचर है वो दोस्त है मेरा, और उसने खुद कहा है कि मेरी ये बात ज़रूर ऐड करना, क्योंकि आज भी वो अपनी बहन के लिए बहुत बुरा फील करता है। अब हो सकता है कि आपको ये बातें सुनकर गुस्सा आया होगा और आपके मन में ये चल रहा होगा कि यार कैसा बाप था ये, पर सोचकर देखो कि ये सब तो हमारे आसपास कितना ज़्यादा होता है। या ये भी हो सकता है कि ये आपकी खुद की फैमिली में भी हो रहा हो, बट यकीन मानना ये भी इनडायरेक्टली आपके और आपकी फैमिली के आगे न बढ़ पाने का एक बड़ा रीज़न है। क्योंकि अगर हम यहाँ पर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं तो आपको समझना होगा कि उसमें सिर्फ लड़के ही नहीं आते, वो लड़कियाँ भी इसमें आती हैं जो कि कर तो बहुत कुछ सकती हैं, पर सोसाइटी के दबाव में आकर उनको वहीं रोक लिया जाता है। और मिडिल क्लास की पिछली वीडियो में मैं बता ही चुका हूँ कि अगर कमाने वाले लोग ज़्यादा होंगे तो हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप इस मिडिल क्लास ट्रैप से बहुत जल्दी आगे निकल जाओ। पर कमाने वाला सिर्फ एक है और पूरा घर उस पर डिपेंडेंट है, तो चाहकर भी वो इंसान ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। अच्छा, अब अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई अगर फीमेल काम करेगी तो घर का काम कौन करेगा, तो देखो, अगर उन्होंने खुद को इतना काबिल बना रखा है कि वो 30,000 भी महीने का कमा सकती हैं, तो 10,000 रुपये में आपको एक कामवाली रख सकते हो, आपको सीधा 20,000 रुपये का फायदा हो रहा है। इस तरह की सोच से अब हमें बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से इन्फ्लेशन और महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में सबका खुद के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। ओवर कंजम्पशन सोशल मीडिया एंड न्यूज। ये आपके सामने 2 थंबनेल्स हैं। एक थंबनेल में कुछ पॉजिटिव दिखाया गया है और दूसरा बहुत कंट्रोवर्शियल है। तो क्या लगता है आपको कि लोग कौन से थंबनेल की वीडियो ज्यादा प्रेफर करेंगे? ऑब्वियसली सेकंड वाला, क्योंकि हमको ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी है कि अब इसके मालिक का क्या हुआ होगा। हम ह्यूमंस की एक बहुत ही अजीब सी आदत है, वो ये है कि हम पॉजिटिव चीजों की तरफ कम और नेगेटिव चीजों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपने देखा होगा कि अगर कोई इंसान आपको कुछ पॉजिटिव बातें सिखा रहा है तो उसके कंटेंट पर उतने व्यूज नहीं आते जितना हेट स्पीच और मारधाड़ वाली वीडियो पर आ जाते हैं। अब इस चीज को देखते हुए सोशल मीडिया और न्यूज चैनल्स ने भी अपने आप को और इसी अकॉर्डिंग ढाल लिया है। इन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि क्या दिखाना आपको इम्पोर्टेंट है और क्या नहीं। ये आपको वही चीज दिखाएंगे जो आप ज्यादा देखना चाहते हो, फिर चाहे वो चीज नेगेटिव ही क्यों ना हो। अब ऐसे में एक आम इंसान जो इस तरह की चीजें 1-2 बार देख लेता है, उसको फिर बार बार इसी से रिलेटेड और कंटेंट दिखाया जाता है ताकि वो इसी में उलझा रहे। अब नेगेटिव चीजें देखने के बाद कोई पॉजिटिव सोच तो रखेगा नहीं, तो अपनी इस नेगेटिविटी को फिर वो जाहिर करना शुरू कर देते हैं। आपने खुद कई वीडियोस पर ऐसे हेट कमेंट्स देखे होंगे जिसमें कोई रिलीजन को टारगेट कर रहा है, किसी इंसान को बुरा भला कह रहा है, कोई अपने थॉट्स को डिफेंड कर रहा है, तो कोई खुले में गालियां दे रहा है। बट 1 मिनट के लिए जरा सोच कर देखो कि कभी आपने इस तरह की कमेंट्स किसी ऐसी पर्सनैलिटी की देखी हैं जिसे आप आइडल मानते हो अपना? ऐसा बहुत ही रेयरली आपने देखा होगा, ज्यादा चांस है कि आपने देखा ही ना हो। और अगर कोई बहुत ज्यादा आपको ऐसा करता दिख रहा है तो उसका काम ही यही है। पर बाकी पर्सनैलिटीज क्यों नहीं करते?
वो नहीं करते क्योंकि उनको इसके पीछे की एक्चुअल रियलिटी का पता है। फंसने वाले तो इसमें हम लोग हैं जो लोअर मिडिल या फिर मिडिल क्लास से आते हैं। ऐसी चीजें दिखाकर हमको इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि हम कुछ सोच ही ना पाए हटकर। और जब तक आप कुछ हटकर सोचोगे नहीं, तब तक आप कुछ लाइफ में बड़ा अचीव कर कैसे लोगे। इसलिए आप भी इस ट्रैप को समझो और इससे जितना हो सके उतनी दूरी बनाकर रखो। जो ऑथेंटिक न्यूज होगी वो इधर उधर से या लोगों के थ्रू खुद आपके पास आ जाएगी। तो ये थे कुछ बड़े रीजंस जो चाहकर भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रहे। इस वीडियो पर आपका ओपिनियन क्या है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और कमेंट करके आप ये भी बता सकते हो कि इनके अलावा मिडिल क्लास के और कौन कौन से ट्रैप्स हैं, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं उनको भी डिटेल में समझा सकूं। वैसे मिडिल क्लास के ऊपर मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी जिसमें कुछ और रीजंस मैंने डिस्कस किए थे। उस वीडियो को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया और उस पर रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आया। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। मिलते हैं अपनी उसी वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर।